हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट जो है उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने यहाँ पे कर ली है। आई होप आपने वो सारे वीडियोस को देखा होगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन वहाँ से सही होना शुरू हो गए होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से सही हो गए होंगे। ठीक है, अगर किसी ने भी वीडियोस को मिस करा है तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, या फिर 1 बाय 1 करके आप डेली हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होती है, आप वहाँ से वीडियोस को चेक कर सकते हो। ठीक है, आज भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड का ही प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम क्लास की शुरू करेंगे। जितने भी सवाल आपके सही होते हैं आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि मैडम इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैडम ये सारी क्लासेस की फ्री पीडीएफ वगैरह कहाँ पे मिलेगी। तो हर्षिता मैम की पाठशाला, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, और वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। आपको इसको ज्वाइन कर लेना है और सारी क्लासेस की फ्री पीडीएफ मैं यहाँ पे ही अपलोड कर देती हूँ। कोई भी नया करंट अफेयर की न्यूज़ आती है, कोई भी नया अपडेट होता है, नई नोटिफिकेशन होती है, या फिर कोई कहीं पे नई वैकेंसी आ रही है, कहीं पे नया पोस्ट आ रही है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आपको इसको भी याद से ज्वाइन कर लेना है। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो दोनों ही चैनल को आपको याद से ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कथन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 कथन दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सबसे फर्स्ट कथन क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट 1 पूछा है कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज प्रपोज्ड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आपके मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं, काफी सारे अलग अलग प्रकार के है ना शिक्षण करने के तरीके होते हैं, विधियां होती है, जिसमें से एक विधि है आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड। आई होप आपने ये मेथड के बारे में सुना होगा, पढ़ लिया होगा आपने। अभी यहाँ पे कथन में बोला है कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग एक इंसान का नाम है, तो यहाँ पे बोला है कि क्या ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है पढ़ाने की, क्या ये विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। दूसरा कथन क्या बोला है, दिस मेथड रिवॉल्व अराउंड द टर्म फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ थिंकिंग एंड डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे बोला है कि ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ थिंकिंग, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, क्या ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है क्या। अब आपने अगर पढ़ा है ह्यूरिस्टिक मेथड तो आपको पता होगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ये कथन बिल्कुल सही है। और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना चाहिए। टीचर को सारी चीज़ें बच्चों के सामने परोस के नहीं रखनी चाहिए। वो बच्चा खुद की समस्या का समाधान खुद से निकाले, खुद के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से वो चीज़ों को सीखे, ताकि वो खुद से करके चीज़ों को सीखेगा तो वो और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, ये आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो बात करता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया है। दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, सेल्फ थिंकिंग आती है, डिस्कवरी आती है। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि बच्चा खुद की चीज़ों का खुद से सोल्यूशन निकाले, समस्याओं का समाधान खुद करे, सेल्फ थिंकिंग करे, खुद चीज़ों को सोचे, खुद नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करे, खुद नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे। ठीक है, और फिर नई नई चीज़ों के माध्यम से वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के माध्यम से चीज़ों को सीखेगा। तो इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही कथन जो है वो आपके यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या पूछा है आपसे, हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हिंदी में यहाँ पे बोला है कथन पहला कि शिक्षण की अनुमानित है ना अनुमानी पद्धति का प्रस्ताव आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दिया गया है, और ये दूसरा बोला है कि यह विधि शर्तों के इर्द गिर्द घूमती है कि खोज, समस्या समाधान, आत्मविचार, खोज, अन्वेषण, ये सारी शर्तें इस विधि के अंदर शामिल होती है। तो दोनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही आपके सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, Which of the following is not true about learner centered method। अब learner centered method भी आपका टीचिंग की ही विधि होती है। 2 तरीके की विधियां होती है, टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक केंद्रित, जहाँ पे शिक्षक केंद्र बिंदु पे होता है, शिक्षक अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाता है। और लर्नर सेंटर्ड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित, जहाँ पे शिक्षार्थी केंद्र बिंदु पे होता है और शिक्षार्थी अपने शिक्षार्थी के अनुसार टीचर यहाँ पे उसको पढ़ाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित जो विधि होती है उसको लेकर कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है।
नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स है, कौन सा कथन गलत है वो आपको चूज करके बताना है। अब फोकस इज ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि में बच्चे की भागीदारी ज्यादा होती है, क्या ये कथन गलत है क्या, क्योंकि हमको गलत ही चूज करना है। दूसरा बोला है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रेजेंट, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन होता है शिक्षार्थी विधि के अंदर। फिर तीसरा बोला है कन्वेंशनल अप्रोच है, यानी कि पुरानी अप्रोच है शिक्षार्थी विधि तो। और फोर्थ ऑप्शन बोला है स्टूडेंट कैन लर्न इवन इफ टीचर इज एब्सेंट फॉर सम टाइम, है ना। यहाँ पे बोला है कि बच्चे बिना टीचर के भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, बिना टीचर के भी यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। आपको चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षार्थी केंद्रित विधि को लेकर। अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी केंद्रित विधि से संबंधित नहीं है, ठीक है, सही नहीं है वो आपको चूज करके बताना है। तो पहला बोला है कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित होता है, बिल्कुल सही कथन है। यह आपकी शिक्षार्थी केंद्रित विधि का सही उत्तर है, ये इसकी विशेषता होती है। पर हमसे तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, पर ये तो सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर बोला है कि क्या ये लचीला होता है, यानी कि इसमें लचीलापन मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। शिक्षार्थी केंद्रित विधि में शिक्षार्थी जो होता है बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ता है। बच्चा अगर रात को फ्री है तो रात को पढ़ेगा, दिन में फ्री है तो दिन में पढ़ेगा, सुबह फ्री है तो सुबह पढ़ेगा। बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ता है तो उसमें लचीलापन होता है, तो ये भी कथन सही है, पर हमको यहाँ पे सही नहीं है वो चूज करना है। और फोर्थ बोला है कि शिक्षक अगर नहीं उपस्थित है तब भी छात्र अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि में बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ता है, तो टीचर अगर नहीं भी है तो भी वो खुद से पढ़ सकता है, तो ये भी सही है, पर हमको गलत चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ये दृष्टिकोण पारंपरिक है। ये पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं है, ये अभी रिसेंट का नया दृष्टिकोण है। पारंपरिक दृष्टिकोण कौन सा है आपका, शिक्षक केंद्रित विधि जो है वो आपका कन्वेंशनल मेथड है, आपका पारंपरिक दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 चरण होते हैं। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 चरण बताए हैं, ठीक है। 4 चरण कौन कौन से हैं, वो आपके 4 चरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 चरण बताए हैं। एक होता है आपका सेंसरी मोटर, एक होता है आपका प्री ऑपरेशनल, एक होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एक होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये 4 चरण बताए हैं आपके जीन पियाजे ने। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। आपकी टीचिंग में एक टॉपिक दिया हुआ है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो फेजेस ऑफ टीचिंग से सवाल पूछा गया है कि प्री एक्टिव टीचिंग के टाइम पे क्या होता है। 3 तरीके के फेज होते हैं हमारी टीचिंग के। एक होता है प्री एक्टिव टीचिंग, जहाँ पे हम पढ़ाने से पहले जो कार्य करते हैं वो आते हैं। एक होता है आपका इंटर एक्टिव फेज, यानी कि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान हम कौन कौन से कार्य करते हैं वो आते हैं। एक होता है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि पढ़ाने के बाद में भी हम टीचर जो है वो क्या क्या कार्य करते हैं वो आपके पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर आते हैं, ठीक है। ये 3 फेजेस होते हैं आपकी टीचिंग के। तो ये प्री एक्टिव चरण जो है, यानी कि पढ़ाने से पहले का चरण जो है, इसमें टीचर क्या क्या करता है वो आपको यह चारों ऑप्शन में से चूज करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहला बोला है फिक्सिंग ऑफ गोल एंड कंटेंट, दूसरा बोला है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स, तीसरा बोला है डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजी और फोर्थ बोला है एक्शन एंड रिएक्शन। हिंदी में क्या पूछा है, शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक चरण के टाइम पे, पूर्व है ना, पूर्व क्रियात्मक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी कि जो प्री एक्टिव टीचिंग है, जो पूर्व क्रियात्मक चरण है, उस टाइम पे टीचर क्या करता है, लक्ष्य और सामग्री का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही कथन है भाई, मैं पढ़ाने से पहले अपने उद्देश्य बनाऊंगी, अपने लक्ष्य बनाऊंगी, ठीक है। दूसरा है सीखने वाले का निदान होता है, रणनीति के बारे में निर्णय बनाते हैं या फिर क्रिया और प्रतिक्रिया हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे कंटेंट को तैयार करते हैं और हमारी स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं। डायग्नोस लर्नर्स को नहीं करते हैं और उसका एक्शन रिएक्शन भी हम नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में क्या बोला है, हम यहाँ पे लक्ष्य और सामग्री का निर्धारण करते हैं और रणनीति के बारे में भी तय करते हैं कि भाई हमको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, उसकी रणनीति कैसे होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बाकी बी ऑप्शन और सी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है,
टेस्ट लाइक IIT JEE एंड नीट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच इवेल्युएशन। अब मूल्यांकन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि IIT JEE जो नीट वाले आपके है ना एग्जाम होते हैं वो कौन से प्रकार के मूल्यांकन की श्रेणी में आते हैं, रचनात्मक, योग्य है ना, योगात्मक, स्थानानन, या फिर है ना आपका प्लेसमेंट, या फिर आपका अभिक्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आपकी अभिक्षमता वाले टेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब IIT JEE जो एग्जाम होते हैं, नीट वाले जो एग्जाम होते हैं, यहाँ पे आपकी क्या देखी जाती है? आपकी कैपेसिटी देखी जाती है, आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि बच्चे को कितनी चीजें आती है। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, आपका समेटिव असेसमेंट, आपका प्लेसमेंट असेसमेंट भी नहीं होता है, आपका एप्टीट्यूड को चेक करते हैं, आपकी अभिक्षमता को चेक करते हैं कि बच्चे में कैपेबिलिटीज कितनी है। अगर वो नीट का एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि वो टीचर वो है ना डॉक्टर बनने के लिए क्या क्षमता है उसके अंदर, उसकी अभिक्षमता कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये कौन सी मूल्यांकन की श्रेणी में आएगा? ये आपके अभिक्षमता वाली श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो शिक्षण को लेकर सही नहीं है, वो आपको बताना है। टीचिंग इज एन आर्ट, टीचर कैन बी ट्रेन्ड ओनली, टीचर आर बॉर्न, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? पढ़ना सिर्फ एक कला होती है क्या? शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी कि शिक्षक जो होते हैं वो केवल ट्रेंड ही होते हैं, परीक्षित है ना, परीक्षित ही होते हैं, प्रशिक्षित ही होते हैं। या फिर शिक्षक पैदा ही होते हैं, यानी कि जन्मजात से ही कोई इंसान जो है वो शिक्षक बन के निकलता है। या फिर उपरोक्त सभी यानी कि सारे कथन आपके सच नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कैसे? टीचिंग एक कला होती है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेषताएं पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा टीचिंग कला और विज्ञान दोनों होती है। टीचिंग में कला भी होती है और इसमें विज्ञान भी होता है। तो शिक्षण आपका जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है, यानी कि टीचिंग आपकी आर्ट और साइंस दोनों होती है, सिर्फ आर्ट नहीं होती है। तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, यानी कि शिक्षकों को केवल और केवल हम ट्रेनिंग देके ही उनको टीचर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में अपने अंदर भी वो टीचर बनने की क्वालिटीज होती है। ठीक है, कुछ लोग अगर ट्रेनिंग नहीं भी करी है उन्होंने, फिर भी उनके अंदर टीचर बनने की क्वालिटीज होती है। तो सिर्फ ये जो ओनली वर्ड है ये इस कथन को गलत बना दिया। यहाँ पे बोला है कि टीचर्स आर बॉर्न, अब यहाँ पे बोला है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ पैदा ही होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। हम टीचरों को यहाँ पे पढ़ा भी तो सकते हैं, पढ़ा के भी तो उनको ट्रेनिंग देके भी तो हम सिखा सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि टीचर सिर्फ जन्मजात से ही टीचर बनते हैं। ये कथन भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है कि उपरोक्त सभी कथन आपके सच नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, यानी कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का तात्पर्य क्या है, वो आपको इन चारों में से चूज करके बताना है। पहला बोला है प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, किताबों में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो जानकारी से बच्चे तक पहुंचा दो। दूसरा बोला है आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, यानी कि कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षा आयोजित करवाना, सिर्फ यही शिक्षण होता है क्या? तीसरा बोला है हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, छात्र को परीक्षा के लिए तैयार करना और परीक्षा को पास करने के लिए उसको मदद करना, सिर्फ इतना ही शिक्षण होता है क्या? या फिर हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न, यानी कि शिक्षकों या जो छात्र होते हैं उनको सीखने में मदद करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला बोला है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। तो ये कथन गलत है। शिक्षण का कार्य इतना सा नहीं होता है कि भी जो किताब है उसका किताबी ज्ञान बच्चे को दे दो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि सिर्फ एग्जाम लेना बच्चे का, ये भी सही नहीं है। और तीसरा बोला है कि सिर्फ एग्जाम में पास करवा देना सिर्फ यही टीचर का काम होता है, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ बोला है कि छात्र को सीखने में मदद करना ये शिक्षण का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचिंग का मेन कार्य क्या होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ में आए, बच्चा नई नई चीजों को सीखे वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ टीचर, अध्यापक पढ़ाने में प्रभावी कब होता है? इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि विषय का मास्टर होता है जब टीचर अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखता है, तब क्या वो प्रभावी टीचर बनता है क्या? या फिर हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी कि उसको पढ़ाने में काफी ज्यादा अनुभव है, तो अनुभवी शिक्षक है
तो उसकी शिक्षण प्रभावी होती है क्या। फिर तीसरा बोला है स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नोज ऑलरेडी, छात्रों को जो पहले से उन्होंने पढ़ा हुआ है वहां से प्रारंभ करता है अपना पढ़ाना, तो क्या ऐसे शिक्षक को हम प्रभावी शिक्षक कहते हैं। या फिर यूज मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि कई निर्देशात्मक एड्स का उपयोग करता है पढ़ाने के दौरान, तो क्या ऐसे शिक्षक को हम एक प्रभावी शिक्षक कहते हैं क्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चों को पता है वहां से पढ़ाने का शुरू करना, इसको हम कहते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक है। अगर आपने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं, अगर टीचिंग के कुछ रूल्स होते हैं आपने वो पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि हमको कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को। हमको बच्चे को नोन से अननोन की तरफ लेकर जाना चाहिए। जो चीज़ बच्चा जानता है, ठीक है, वहां से लेकर जो वो नहीं जानता है फिर उसकी तरफ बच्चे को लेकर जाना चाहिए। जो चीज़ बच्चे को पता है पहले वो उसको समझाओ, फिर वहां से धीरे धीरे जो उसको नहीं पता है वो भी उसको समझाते चलो, तो वो रिलेट करके सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि छात्र को जो पहले से पता है वहां से प्रारंभ करके फिर जो उसको नहीं पता है वो चीज़ें भी सिखाना एक प्रभावी शिक्षण के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, शिक्षक है ना, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसका शक्तिशाली साधन है, सामाजिक परिवर्तन का। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तिगत है ना परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है क्या शिक्षा। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन, और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन किसका है, सामाजिक परिवर्तन का भी है, हम समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। व्यक्तिगत परिवर्तन का भी साधन है, हम व्यक्ति के पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट ला सकते हैं, उसमें भी हम बदलाव लेकर आ सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी साधन है, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन का भी साधन होता है शिक्षक, मतलब शिक्षा जो है वो आपकी एजुकेशन जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन का भी साधन होती है, यानी कि हम हमारे कल्चर में भी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो सारे ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर कि शिक्षा जो है वो एक शक्तिशाली साधन है किसका, सामाजिक परिवर्तन का, व्यक्तिगत परिवर्तन का और सांस्कृतिक परिवर्तन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल, उच्च शिक्षा के स्तर पे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। छात्र को परीक्षा पास करवाने के लिए तैयार करना, सिर्फ बच्चों को एग्जाम पास करवाने के लिए तैयार करना नहीं, ऐसा नहीं होता है। निर्णय लेने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित करना, नई जानकारी बच्चे को देना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नई नई जानकारियां बच्चे को देते जाना, या फिर छात्र को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, यानी कि मोटिवेट करना बच्चे को नए नए सवाल पूछने के लिए। तो इसमें से सही कथन कौन सा होगा, यानी कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लेवल पे टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। तो हायर एजुकेशन के टाइम पे टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चे के अंदर अपने डिसीजन लेने के लिए उसको सक्षम बनाना, अपने डिसीजन लेने के लिए बच्चे को खुद केपेबल बनाना, ये होता है आपका उच्च शिक्षा का लेवल, उच्च शिक्षा में है ना शिक्षण का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सारे कथन इसके गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, जून 2007 का सवाल है, क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड यू लाइक द मोस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। इन चारों में से वो चूज करके बताना है कि अगर ये क्वालिटी, अगर ये सारी है ना विशेषताएं एक टीचर के अंदर है तो वो सबसे अच्छा टीचर होगा। ठीक है, कौन सा है वो विशेषता, पंक्चुअल है, अगर टीचर समय की पाबंदी रखता है तब वो टीचर अच्छा होता है, आपको पसंद आएगा। हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि अनुसंधान की योग्यता है किसी टीचर के पास में, तो क्या वो टीचर अच्छा होता है। लविंग एंड हैविंग हाई है ना आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, एक प्यारा और आदर्श शिक्षक है तो क्या वो शिक्षक अच्छा होता है। या फिर हु ऑफन अम्यूज हिज स्टूडेंट, जो अक्सर अपने छात्र को खुश रखता है, क्या वो टीचर अच्छा होता है क्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, ऐसा टीचर जिसके पास में अनुसंधान की काफी अच्छी योग्यताएं हैं वो एक अच्छा टीचर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग का मेन एम क्या होता है। डेवलप ओनली रीजनिंग, यानी कि बच्चे के अंदर केवल तर्क का विकास करना। टू डेवलप ओनली थिंकिंग, बच्चे के अंदर केवल है ना सोचने का विकास करना। या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर टू गिव इन्फॉर्मेशन, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि हमको बच्चे के अंदर तर्क का और सोच का दोनों का विकास करना होता है, यही शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ए और बी दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्या पूछा है ना, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, यानी कि परिलक्षित में शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो किस में परिलक्षित होती है। थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है यहाँ पे, ये बोला है कि शिक्षण की गुणवत्ता जो है
टीचिंग की क्वालिटी जो है वो किस में रिफ्लेक्ट होगी, इन चारों कथन में से वो आपको चूज करके बताना है। सबसे पहले बोला है बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कितने बच्चे जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण कर रहे हैं, क्या उससे शिक्षण की जो क्वालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि छात्र कैसे प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों की गुणवत्ता से क्या टीचिंग की क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है। या फिर बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास, क्लास में अगर चुप्पी बनी हुई है तो क्या वो साइलेंस के माध्यम से आप शिक्षण की गुणवत्ता को पता लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है कि बच्चे जो है वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, बच्चे यहाँ पे किस तरीके के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उससे आपकी शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगता है। कि बच्चे अगर ढंग से सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनका ध्यान है पढ़ाई के अंदर, वो यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं हो रहा है उनका माइंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के माध्यम से हम शिक्षण की गुणवत्ता को परिलक्षित कर सकते हैं, ठीक है। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, हम टीचिंग की क्वालिटी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए हैं, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, हर्षिता मैम की पाठशाला, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और लर्निंग टुगेदर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।